दिस इज यादव एमएलटी, माय नेम इज बाली यादव। आज मैं आप लोगों को डेंगू फीवर के बारे में बताऊंगा। तो डेंगू फीवर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हर गांव, हर शहर, सिटी, मोहल्ले, गली गली तक क्या है, डेंगू फीवर का नाम हर एक आदमी को पता है कि डेंगू फीवर क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को डेंगू फीवर कैसे होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, कौन से वायरस से होता है, एंड डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एंड डेंगू फीवर का सिम्टम्स यदि हो रहे हैं तो उसके डायग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू फीवर का काउसेटिव एजेंट क्या है? फ्लैवीवायरस, जो कि फ्लैवीवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लैवीवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। जब भी फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो ह्यूमन स्किन पर वाइट करती है या पेनिट्रेट करती है तो उस टाइम पे वो क्या करती है, उस मच्छर जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के क्या करती है, अपने सलाइवा के थ्रू जो फ्लैवीवायरस है उसको क्या कर देती है, ह्यूमन बॉडी में छोड़ देती है या रिलीज कर देती है, जिससे जो फ्लैवीवायरस है वो क्या करता है, पेशेंट की पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। देन जो फ्लैवीवायरस है उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और रिप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन रिप्लिकेशन मीन्स फ्लैवीवायरस क्या करता है, अपनी नंबर या पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, संख्या में बढ़ते हैं। देन जब ये इनका पॉपुलेशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाती है या मल्टीप्लिकेशन या रिप्लिकेशन हो जाता है फ्लैवीवायरस का, तो पेशेंट की बॉडी में क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। एंड जो फ्लैवीवायरस के यानी कि मल्टीप्लिकेशन और रिप्लिकेशन में लगने वाले टाइम को हम डेंगू फीवर का विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जो कि नॉर्मली 2 to 10 डेज का होता है। सम इंडिविजुअल में 2 to 11 डे तक हो जाता है। एंड जो डेंगू फीवर है इसके सिम्टम्स के बारे में मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं कि डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगू फीवर का काउसेटिव एजेंट क्या है? काउसेटिव एजेंट मीन्स डेंगू फीवर कौन काउज कर रहा है, डेंगू फीवर पेशेंट की बॉडी में कौन क्रिएट कर रहा है। तो काउसेटिव एजेंट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया अभी, फ्लैवीवायरस, जो कि फ्लैवीवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या नाम है वायरस का? फ्लैवीवायरस। फ्लैवीवायरस की फैमिली क्या है? फ्लैवीवायरिडी फैमिली। फैमिली मीन्स ये किस जीनस से बिलोंग करता है। जैसे हम लोगों की प्रजाति होती है हर एक इंडिविजुअल की, तो वैसे ही वायरस की भी एक फैमिली है जिसका नाम है फ्लैवीवायरिडी फैमिली। फैमिली से बिलोंग करता है। तो किस मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है फ्लैवीवायरस? फीमेल एडिस एजिप्टिया मॉस्किटो। स्प्रेड या वेक्टर कह सकते हैं हम इसे। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो एजेंट है जो इन्फेक्शन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक से दूसरे में इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इसका वेक्टर क्या है? फीमेल एडिस एजिप्टिया मॉस्किटो। वेक्टर फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। तो आई होप आप लोगों को काउसेटिव एजेंट फ्लैवीवायरस है डेंगू फीवर का, एंड फैमिली क्या है फ्लैवीवायरस की? फ्लैवीवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड वेक्टर क्या है? फीमेल एडिस एजिप्टिया मॉस्किटो। तो ये तो क्या हो गए काउसेटिव एजेंट, उसकी वायरस की फैमिली एंड किसके द्वारा स्प्रेड होता है, ये हो गया। देन जो जब डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 10 डेज या 7 डेज तक हो जाएगा, जब वायरस की संख्या में ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। जो फ्लैवीवायरस है पेशेंट की बॉडी पे इफेक्ट करेगा, जिससे पेशेंट की बॉडी में क्या होंगे, डेंगू फीवर के सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम में क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर। पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जबकि नॉर्मल पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स फर्स्ट सिम्टम है हमारा हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर
पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कितना मिलेगा, पेशेंट बॉडी टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में TEMP से नोट कर रहा हूँ। टेम्परेचर कितना मिलेगा, 42 डिग्री सेल्सियस तक पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर चला जाएगा। देन नोजिया पेशेंट का जी में चलाएगा। सेकंड नोजिया जी में चलाएगा पेशेंट का। एंड गम्स ब्लीडिंग, जो मसूड़े हैं पेशेंट के उनसे ब्लीडिंग होगी। थर्ड है गम्स ब्लीडिंग, एंड वोमिटिंग और समटाइम ब्लड वोमिटिंग भी मिलने सकती है। पेशेंट को वोमिटिंग होगी एंड ब्लड वोमिटिंग भी होगी। फोर्थ है वोमिटिंग एंड साथ में ब्लड वोमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को, ब्लड वोमिटिंग एंड पेशेंट को और क्या मिलेगा, पेशेंट के मसल्स एंड जॉइंट में अनबिलीवेबल पेन होगा, जिससे पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसकी बोन या हड्डी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है या टूट रही है। इसलिए हम डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। फिर मसल्स एंड जॉइंट में अनबिलीवेबल पेन होगा, अनबिलीवेबल पेन होगा पेशेंट को। इसलिए हम डेंगू फीवर को अनबिलीवेबल पेन हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट की ऐसा फील हो रहा है कि उसकी हड्डियां क्या हो रही है, टूट रही हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन पॉइंट ऑफ व्यू मैं एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डेंगू फीवर इज आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, या डेंगू फीवर को और क्या नाम से बोलते हैं, तो डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। देन ये हुआ हमारा। और पेशेंट को क्या होगी, हाई ब्रीथिंग। पेशेंट की जो ब्रीथिंग रेट है नॉर्मली 12 to 16 पर मिनट होती है, बट वो हाई ब्रीथिंग हो जाएगी, पेशेंट की ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। हाई ब्रीथिंग, हाई ब्रीदिंग। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में क्या होगा, सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कितना चला जाएगा, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर चला जाएगा। एंड सेकंड क्या होगा, नोजिया, पेशेंट का जी में चलाएगा। एंड थर्ड होगा गम्स ब्लीडिंग, पेशेंट के जो मसूड़े हैं उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वोमिटिंग क्योंकि पेशेंट को उल्टी होगी और समटाइम पेशेंट को ब्लड वोमिटिंग होगी, उल्टी में ब्लड आएगा। एंड मसल्स एंड जॉइंट में अनबिलीवेबल पेन होगा, जिससे पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसकी बोन हो रही है, ब्रेक हो रही हैं। तो इसलिए हम डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंड हाई ब्रीथिंग, पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि माथा भारी हो रहा है। सेवंथ है हमारा हेडेक। देन जब पेशेंट की बॉडी में सिम्टम्स हो जाते हैं तो इन सिम्टम को नॉर्मली कितने दिन से हो रहा है, 2 to 7 डेज और 2 to 10 डेज में। तो ये 2 to 10 डेज में जो डेंगू फीवर है पेशेंट की बॉडी में 3 स्टेज से होती हैं डेंगू फीवर की। फर्स्ट होती है फेब्राइल स्टेज, एंड सेकेंड होती है क्रिटिकल स्टेज, एंड थर्ड है रिकवरी स्टेज। तो जो पेशेंट की बॉडी में जो डेंगू फीवर है इन 2 से 10 डेज में इन 3 स्टेज में होता है। तो फर्स्ट क्या है, फेब्राइल स्टेज। फेब्राइल स्टेज कितने दिन की होती है, 1 to 3 डे तक की होती है। तो फेब्राइल स्टेज में पेशेंट को क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, मीन्स पेशेंट को बॉडी का जो टेम्परेचर है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। एंड पेशेंट का जो हेडेक होगा, पेशेंट को क्या लगेगा, माथा भारी लगेगा। एंड जो पेशेंट को क्या होगा, प्लेटलेट काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट में PCV कहते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। तो क्या है फर्स्ट हमारी स्टेज ऑफ डेंगू स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हमारी क्या है, फेब्राइल स्टेज कितने दिन की है, 1 to 3 डे तक, 1 to 3 डे। तो इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर है। एंड जो पेशेंट की बॉडी का प्लेटलेट काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम काउंट जिसे शॉर्ट में PCV कहते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। प्लेटलेट जिसे मैं शॉर्ट में PLT लिख रहा हूँ, एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे मैं शॉर्ट में PCV लिख रहा हूँ,
ये डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज कर दिया मैंने। प्लेटलेट काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम काउंट डिक्रीज हो जाते हैं एंड पेशेंट को हेडेक होता है, हेडेक होता है। तो ये हमारी क्या फेब्राइल स्टेज। देन नेक्स्ट है हमारी क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज तो नाम से समझ आ रहा है आपको, क्रिटिकल, इसमें पेशेंट कंडीशन क्या हो जाएगी क्रिटिकल। तो क्या है क्रिटिकल स्टेज? क्रिटिकल स्टेज 4 to 7 डे तक की होती है। तो क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है? क्रिटिकल स्टेज इज मोर डेंजरस और लेथल बिकॉज क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि पेशेंट को डेंगू फीवर हो गया है, जिससे पेशेंट क्या करता है ट्रीटमेंट ही नहीं करवा पाता है, तो जिससे पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो जो क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को फीवर कभी हाई तो कभी लो होता है, पेशेंट को हेडेक होता है, माथा भारी लगेगा पेशेंट का, एंड पेशेंट्स को मसल्स एंड जॉइंट में अनबिलीवेबल पेन होता है, एंड जो पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट है इंक्रीज हो जाती है, एंड प्लेटलेट काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम काउंट हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी प्लेटलेट काउंट तो उनकी क्रिटिकल काउंट से भी, प्लेटलेट का क्रिटिकल काउंट कितना होता है 40,000 पर क्यूबिक एमएम, तो 40,000 से भी नीचे प्लेटलेट पेशेंट की बॉडी का प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। किस स्टेज में? क्रिटिकल स्टेज में। तो क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट की स्किन पर रेड कलर के पैचेस दिखने लगते हैं, मतलब रेड कलर के दाने दिखने लगते हैं, क्योंकि बिकॉज कोआगुलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्लैवी वायरस है ये क्या करता है, जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट सेल्स पर अटैक करता है कौन? फ्लैवी वायरस, जिससे प्लेटलेट पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम होता जाता है। तो प्लेटलेट क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को रिपेयरिंग का काम, ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग का वर्क करती हैं। अब जब प्लेटलेट काउंट ही डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगी? ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, जिससे इंटरनल पेशेंट की बॉडी में क्या होगी? इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो इस पेशेंट की जो स्किन है इस पर रेड कलर के पैचेस डेवलप हो जाएंगे। एंड सेकंड क्या है, जो क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को सीवियरली डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, पेशेंट की बॉडी से वाटर को बहुत ज्यादा रिमूव होता है, मतलब पेशेंट की बॉडी का फ्लूइड पार्ट जो होता है बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, पेशेंट को सीवियरली डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे पेशेंट की बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो सेकंड क्या है हमारी क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज का टाइम क्या है? 4 to 7 डेज, 4 to 7 डे तक क्रिटिकल स्टेज होगी। तो क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट की बॉडी में हमें क्या मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर तो मिलेगा ही मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर, और लो का भी नॉर्मल ही होगा, एंड वोमिटिंग में होगी पेशेंट को, वोमिटिंग यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को मोर वोमिटिंग, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होगी, समटाइम ब्लड वोमिटिंग भी मिलेगी, ब्लड वोमिटिंग भी होगी पेशेंट को, एंड मसल्स एंड जॉइंट में पेन होगा पेशेंट को, एंड मसल्स एंड जॉइंट पेन, पेशेंट की स्किन पर रेड कलर के पेशेंट में स्किन पर रेड कलर के हमें क्या मिलेंगे? पैचेस मिलेंगे, सॉरी रेसेस मिलेंगे, मीन्स दाने मिलेंगे, रेसेस मिलेंगे। तो और जो सीवियरली डिहाइड्रेशन मिलेगा किसमें? क्रिटिकल स्टेज में सीवियरली डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है? डी मीन्स रिमूवल और हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? वाटर की एंट्री, मतलब जिस भी कोई भी कंपोनेंट मान लीजिए उसमें वाटर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो जो डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल, वाटर को रिमूव करना, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड पार्ट को रिमूव करना, तो यहाँ से होगा सीवियरली डिहाइड्रेशन होगा, जिससे पेशेंट की बॉडी का जो फ्लूइड पार्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। किसमें? क्रिटिकल स्टेज में। और इंटरनल ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, इंटरनल ब्लीडिंग। एंड देन लास्ट स्टेज है हमारी डेंगू की रिकवरी स्टेज। तो रिकवरी स्टेज में क्या होगा? पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? पेशेंट की बॉडी में हाई ग्रेड फीवर था, तो हाई ग्रेड फीवर क्या हो जाएगा? नॉर्मल में जाएगा, मतलब पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर यदि 40 से पहले डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चला गया था तो अब 37 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। एंड जो पेशेंट की बॉडी से सीवियरली फ्लूइड पार्ट लॉस हुआ था वो नॉर्मल लेवल पे जाएगा, क्योंकि पेशेंट की बॉडी की क्या होगी? फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट थी वो क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी, वो नॉर्मल हो जाएगी, कितने? 12 to 16 पर मिनट के बीचों बीच में जाएगी। एंड जो हेडेक हो रहा था पेशेंट को वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा।
एंड जो पेशेंट को क्या होता है, जो फिर रिकवरी स्टेज है, रिकवरी स्टेज में पेशेंट को क्या होता है, रेस्टलेसनेस, फटीग फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पेशेंट है क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हुआ था, जिसके कारण मल्टीपल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट की बॉडी में। तो इस कारण से क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को रेस्टलेसनेस, फटीग फील होता है। तो क्रिटिकल स्टेज कितने दिन की होती है, थर्ड है हमारी स्टेज क्रिटिकल स्टेज, रिकवरी स्टेज। रिकवरी नाम से स्पष्ट है, रिकवर होगा पेशेंट। तो रिकवरी स्टेज में क्या है, टाइम है इसका 7 to 11 डेज रिकवरी स्टेज का। तो इसमें क्या होगा, जो भी चीजें मान लीजिए यदि पेशेंट का जो टेम्परेचर हाई था तो वो नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट की बॉडी क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर जिसे शॉर्ट में TM लिख रहा हूँ। एंड पेशेंट की बॉडी की फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी, ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाएगी। एंड ये हमारी डेंगू फीवर की 3 स्टेज होंगी। एंड जो रिकवरी स्टेज में क्या होगा, एक और जो पेशेंट का प्लेटलेट काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम काउंट डिक्रीज हो गए थे पेशेंट की बॉडी में, वो क्या जाएंगे, नॉर्मल लेवल पे जाएंगे। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर जाएगा, एंड जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है जिसे हम शॉर्ट में PCV कहते हैं, वो क्या जाएगा 37% से ऊपर जाएगा। प्लेटलेट जिसे हम शॉर्ट में PLT लिख रहा हूँ, प्लेटलेट काउंट एंड PCV। तो प्लेटलेट काउंट कितना जाएगा, 1.5 लाख से 1.5 लाख, यहाँ यूनिटी लिख रहा हूँ पूरी अभी। एंड जो पैक्ड सेल वॉल्यूम 37% से ऊपर आ जाएगा, मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे प्लेटलेट काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। तो डेंगू का ट्रीटमेंट से पहले डेंगू का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमें पहले पता तो हो कि पेशेंट को डेंगू फीवर है या नहीं है, तो तभी तो हम आगे पेशेंट को क्या करेंगे, फर्दर ट्रीटमेंट देंगे। अब यदि मान लीजिए पहले ही ट्रीटमेंट देंगे तो पता ही नहीं है कि डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं, आप वैसे ही ट्रीटमेंट दे लोगे। नॉर्मली डेंगू के फीवर में क्या होता है, पहले नॉर्मली फीवर होता है, देन साथ में पेशेंट को हेडेक होता है, यानी कि माथा भारी होता है, एंड थोड़ी बहुत बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। तो पेशेंट के सोचते हैं ये नॉर्मल फीवर है, तो वैसे क्या कर देते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं और पेन किलर ड्रग ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट यदि मान लीजिए फेब्राइल स्टेज में था तो वो क्रिटिकल स्टेज में ले जाता है, तो इससे पेशेंट को पता ही नहीं है कि डेंगू फीवर हो गया है, और पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में चला गया, जिससे कि उसकी बॉडी का क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो सीवियरली डिहाइड्रेशन होगा जिसके कारण पेशेंट की डेथ तक हो जाएगी। तो पेशेंट जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट से पहले डेंगू फीवर का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को पहले पता तो चले कि पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं है। तो डेंगू फीवर के डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक है हमारा फर्स्ट कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CBC, एंड सेकेंड है हमारा क्या, कार्ड टेस्ट, डेंगू का एक रैपिड कार्ड टेस्ट होता है, एंड थर्ड है हमारा एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। तो ये 3 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ डेंगू, हमारा पॉइंट नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट हमारा पैरामीटर क्या है, CBC, जिसका फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या क्या देखेंगे हम, यदि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है आपके मोहल्ले में या घर में या कहीं भी आपके पहचान का कोई है, यदि मान लीजिए उसको डेंगू के फीवर, जो मैंने अभी सिम्टम बताया आप लोगों को, यदि डेंगू के उस पेशेंट में यदि वो सिम्टम्स हो रहे हैं डेंगू के फीवर के, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेबोरेटरी में जाके पेशेंट को बोलोगे कि भाई आप CBC टेस्ट परफॉर्म करवा लो, CBC टेस्ट करवा लो, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि डेंगू फीवर है कि नहीं है, ये एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो हमें क्या देखना है, जो CBC में पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड प्लेटलेट काउंट, यदि पेशेंट की का प्लेटलेट काउंट लेस देन 1.5 लाख से कम हो रहा है, या प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज से कम हो रहा, फॉल हो रहा है, तो मीन्स, या साथ में क्या हो रहा है, पैक्ड सेल वॉल्यूम उसकी नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है, 37% से कम हो रहा है, तो मीन्स पेशेंट को क्या है, सस्पेक्ट है कि पेशेंट डेंगू फीवर हो सकता है। क्या क्या मिलेगा हमें कंप्लीट प्लेटलेट काउंट में, प्लेटलेट काउंट जिसे शॉर्ट में PLT लिख रहा हूँ, एंड PCV क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जो प्लेटलेट काउंट है लेस देन 1.5 लाख, लेस देन 1.5 लाख,
एंड जो पीसीबी है लेस देन 37%। 37% जो प्लेटेड काउंट पेशेंट की बॉडी का 1.5 लाख से कम मिलेगा एंड जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है 37% से कम होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि डेंगू फीवर में कम हो, लेकिन फिर भी एक डेंगू फीवर में कम होती है क्या प्लेटेड काउंट एंड हेमाटोक्रिट। यदि ये कम हो रही हैं तो आप पेशेंट को नेक्स्ट बोलोगे कि भाई आप रैपिड कार्ड टेस्ट, डेंगू का रैपिड कार्ड टेस्ट लगवा लीजिए, उसमें आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू फीवर है या नहीं। तो कार्ड टेस्ट में क्या होते हैं, 3 पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा NS1 एंटीजन, जिसका पूरा फॉर्म है नॉन स्पेसिफिक एंटीजन, एंड सेकंड होती है एंटीबॉडी, जिसमें IgM एंटीबॉडी एंड IgG एंटीबॉडी। तो यदि मान लीजिए पेशेंट के टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यदि पेशेंट का जो सैंपल है उसमें रन कर मतलब रैपिड टेस्ट लगाने के बाद यदि NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है पेशेंट को, तो मीन्स पेशेंट को क्या है, डेंगू का जो वायरस है फ्लेवी वायरस पेशेंट की बॉडी में अभी अभी परसिस्टेंट हुआ है, मीन्स अभी अभी डेंगू का फीवर हुआ है किस यदि NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो। एंड सेकेंड क्या है, IgM। यदि IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है कार्ड टेस्ट में, मीन्स पेशेंट को अभी अभी क्या हुआ, डेंगू फीवर हुआ है। यदि IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है कार्ड टेस्ट में, तो मीन्स पेशेंट को क्या हुआ है, पास्ट प्रीवियस इन्फेक्शन है 2 to 10 डेज से पहले का डेंगू फीवर का हो चुका है पेशेंट को। 3 पैरामीटर हमारे किसमें, सेकंड है हमारा कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट में हमारे क्या है, फर्स्ट NS1 एंटीजन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन। तो यदि नॉन स्पेसिफिक एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स पेशेंट को क्या है, पेशेंट की बॉडी में अभी अभी क्या हुआ है, डेंगू का वायरस परसिस्टेंट हुआ है। एंड सेकंड है हमारा IgM एंटीबॉडी। IgM का फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडी, 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, IgG, IgM, IgE एंड IgA। तो ये IgM एंटीबॉडी का फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। तो यदि मान लीजिए IgM पॉजिटिव आ रहा है, तो मीन्स पेशेंट को अभी अभी क्या हुआ है, डेंगू फीवर हुआ है। एंड थर्ड है हमारा IgG। तो IgG क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। तो IgG यदि पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स पेशेंट को पास्ट प्रीवियस इन्फेक्शन 2 to 10 डेज पहले से ही पेशेंट को क्या है, डेंगू फीवर है। एंड थर्ड आता है हमारा जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है डेंगू के लिए, एलाइजा, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एजे। तो जैसे हम शॉर्ट में एलाइजा कहते हैं, एलाइजा। तो एलाइजा भी हम लैब में क्या करते हैं, 2 टाइप से परफॉर्म करते हैं, एक तो क्वालिटेटिव एंड सेकंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्या है कि यदि मान लीजिए हम डेंगू फीवर के लिए कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव मीन्स पेशेंट की बॉडी में डेंगू फीवर है या नहीं है, यानी कि डेंगू पॉजिटिव है पेशेंट की डेंगू नेगेटिव है। एंड जो क्वांटिटेटिव कि डेंगू फीवर का एंटीजन या एंटीबॉडी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी जो भी है जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है पेशेंट को डेंगू फीवर का, मतलब पेशेंट को डेंगू कितना सीवियर डेंगू हो गया है। देन दोस्तों, अब यदि टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें पता चल गया है कि पेशेंट को क्या है, डेंगू फीवर है, तो फर्दर आप अब क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, डेंगू का ट्रीटमेंट करेंगे। तो पेशेंट का डेंगू का ट्रीटमेंट करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेंगू फीवर क्या है, एक वायरल फीवर है। तो डेंगू फीवर कभी भी आप डेंगू फीवर के पेशेंट को क्या करें, एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि क्या है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल रिएक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिसीज को किल करती है, मतलब बैक्टीरियल डिसीज को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कभी भी आप, तो डेंगू फीवर क्या है, एक वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर में कहाँ से एंटीबायोटिक वर्क कर पाएगी। तो कभी भी आपको क्या करना है, डेंगू के पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं देना है। एंड जो डेंगू फीवर के पेशेंट को आपको कभी भी 2 ड्रग और नहीं देना है, एक तो आइबुप्रोफेन एंड एस्प्रिन। ये आइबुप्रोफेन एंड एस्प्रिन क्या करती हैं, पेशेंट की बॉडी में ब्लीडिंग की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देती हैं। तो ये आप लोगों को 3 ड्रग कभी भी डेंगू फीवर के पेशेंट को नहीं देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू के ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू, तो सबसे पहले क्या हुआ था, पेशेंट को क्या हुआ था,
सबसे पहले जो डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट डेंगू फीवर का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मेडिकल केयर प्रोसीजर के अंतर्गत करते हैं। कोई भी एक फिजिशियन की देख रेख में डेंगू के पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, जो डेंगू का पेशेंट है उसमें क्या हुआ, सबसे पहले पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हुआ था। पेशेंट की जो बॉडी का टेम्परेचर था 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा था, मसल्स एंड जॉइंट में क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डॉक्टर है वो क्या करता है, पेशेंट को बॉडी का जो टेम्परेचर था उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या करेगा, पैरासीटामोल देंगे। एंड जो साथ में पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, इस पेन को भी क्या करेंगे, कम करने के लिए पैरासीटामोल देंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, हाई ग्रेड फीवर को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल करने के लिए पैरासीटामोल देंगे, जैसे शॉर्ट में PCM कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल देंगे पेशेंट को, जिससे कि एटलीस्ट पेशेंट को क्या होगा, थोड़ा बहुत बॉडी पेन से एंड जो पेशेंट का जो टेम्परेचर हाई हो रहा था, हेडेक हो रहा था, इससे थोड़ा बहुत पेशेंट को एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। देन सेकेंड है हमारा कि जो डेंगू फीवर का पेशेंट था उसमें क्या हो रहा था, पेशेंट को क्या हुआ था, सीवियरली डिहाइड्रेशन हुआ था। क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को क्या हुआ था, सीवियरली डिहाइड्रेशन हुआ था, जिससे पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया था। तो क्या करेंगे, पेशेंट की फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज नॉर्मल लाने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को IV फ्लूइड का इन्फ्यूजन करेंगे, या तो इंट्रावेनस फ्लूइड को चढ़ाएंगे, जिससे कि जो भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई थी पेशेंट की बॉडी में वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएगी। सेकंड क्या है, इंट्रावेनस फ्लूइड का इन्फ्यूजन करेंगे पेशेंट की बॉडी में, इंट्रावेनस फ्लूइड IV फ्लूइड चलाएंगे पेशेंट को। एंड थर्ड है, यदि मान लीजिए यदि पेशेंट क्या है, यदि किसी भी पेशेंट को डेंगू का सीवियर इन्फेक्शन हो गया है या क्रिटिकल स्टेज में चला गया है पेशेंट, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है मान लीजिए पेशेंट की, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, 1 कैप्सूल एडवाइस करते हैं, जिसका नाम है अपलेट कैप्सूल। तो कंपोजिशन क्या है हमारे अपलेट कैप्सूल का, केरिका पपाया एक्सट्रैक्ट 350 मिलीग्राम एंड टीनोस्पोरा कोडीफोलिया एक्सट्रैक्ट 150 मिलीग्राम, ये 2 कंपोजिशन है। तो ये अपलेट कैप्सूल का कंपोजिशन है। तो ये डॉक्टर कब एडवाइस करता है, जब पेशेंट सीवियर कंडीशन चल जाता है। तो यदि मान लीजिए पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना आ रहा है, 10,000 से 50,000 के बीच में है, तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को 2 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे लेने को बोलता है एंड 2 अपलेट कैप्सूल इवनिंग टाइम पे प्रेस्क्राइब करता है। और यदि मान लीजिए कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, तो डॉक्टर पेशेंट को 1 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे एंड 1 अपलेट कैप्सूल इवनिंग टाइम पे प्रेस्क्राइब करता है। तो थर्ड गया हमारा, यदि क्रिटिकल कंडीशन में चल जाए पेशेंट, यदि मान लीजिए अपलेट कैप्सूल ठीक है। तो जो अपलेट कैप्सूल डॉक्टर सीवियर कंडीशन में एडवाइस करेंगे। तो यदि मान लीजिए पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना है, 10,000 से कितना, 10,000 से 50,000 के बीच में हो, 50,000 के बीच में यदि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट आ रहा है, 50,000 के बीच में यदि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, 2 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे यानी सुबह एंड 2 अपलेट कैप्सूल इवनिंग टाइम पे प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर पेशेंट को इवनिंग टाइम पे। एंड यदि मान लीजिए पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना, ये तो हो गया हमारा 10,000 से 50,000 के बीच में यदि होगा, तो यदि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, 50,000 से कितना 1 लाख के बीच में यदि प्लेटलेट काउंट है पेशेंट का, तो इस कंडीशन में क्या करेगा डॉक्टर, 1 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे 1 अपलेट कैप्सूल इवनिंग टाइम पे प्रेस्क्राइब करता है। 1 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे एंड इवनिंग टाइम पे, दोनों टाइम पे एक अपलेट कैप्सूल लेने को पेशेंट को बोलते हैं। ये तो हो गया हमारे क्या 3 चीज पे ट्रीटमेंट किया हमने,
पैरासिटामोल कब देंगे? जब पेशेंट को पैरासिटामोल क्यों देंगे हम? क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा था, हाई ग्रेड फीवर था। तो पैरासिटामोल क्या करेगी, पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगी, उसके फीवर को कम करेगी। एंड जो पेशेंट की बॉडी में पेन हो रहा था, उस पेन से पेशेंट को क्या कराएगी, रिलीफ दिलाएगी। एंड जो सेकेंड हम क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड चलाएंगे, जिससे कि पेशेंट की बॉडी का जो फ्लूइड पार्ट है वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि सीवियरली डिहाइड्रेशन होने के कारण पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया था। एंड थर्ड है हमारा अपलेट कैप्सूल। जब पेशेंट का प्लेटेट काउंट कितना हो जाए, 10,000 से 50,000 के बीच में जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे एंड 2 अपलेट कैप्सूल इवनिंग टाइम पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड यदि मान लीजिए पेशेंट का प्लेटेट काउंट 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, तो डॉक्टर 1 अपलेट कैप्सूल मॉर्निंग टाइम पे एंड 1 अपलेट कैप्सूल इवनिंग टाइम पे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है ये। देन यदि और फर्दर हम बात करेंगे डोमेस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू ट्रीटमेंट, जो कि डोमेस्टिक ट्रीटमेंट आपको पहले नहीं लेना है। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट आप कब ले सकते हो, आप मान लीजिए किसी भी डॉक्टर को दिखाए हो, तो दिखाने के बाद यदि डॉक्टर मेडिकल केयर प्रोसीजर के साथ में आप क्या कर सकते हो, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हो घर में। तो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, जो पपाया जूस और पपीते के पत्ते का जूस आपको पीना है, और वाइटर जूस जो पपाया और पपीते के पत्ते का जूस है, मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल लाने में। एंड वाइटर जूस जो कि वो केवी फ्रूट जो भी वो भी मोर इम्पोर्टेंट, केवी फ्रूट भी मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल लाने में। तो ये तो हो गया हमारे डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में क्या, पपाया और पपीता, पपाया जूस और पपाया के पत्ती का जूस एंड केवी फ्रूट एंड ये होगा हमारे क्या, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट आप कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब ड्रग के लेने के साथ में आप क्या कर सकते हो, घर में डोमेस्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। एंड साथ में फर्दर अब ये हमारा हुआ है डेंगू का ट्रीटमेंट। देन हम बात करेंगे प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए हमें यदि डेंगू से यदि हमें बचना है। तो डेंगू के प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले डेंगू क्या होता है, अधिकतर जुलाई एंड सितंबर के टाइम पे होता है, क्योंकि उस टाइम पे बारिश बहुत होती है। तो हमारे आसपास की जो एरिया है उनमें क्या करना चाहिए, यदि मान लीजिए गड्ढा है तो गड्ढे में क्या हो रहा है, पानी भरता है, तो उसमें क्या होता है, मच्छर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, इनकी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन को, डेंगू के इन्फेक्शन को फैलाती हैं, स्प्रेड करती हैं, जिससे कि तो हमें क्या करना चाहिए, जो गड्ढे हैं जिनमें पानी भर रहा है, उन गड्ढों को हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी से भर देना चाहिए पूरा, जिससे कि वहाँ पे पानी कलेक्ट ना हो सके। एंड सेकंड, यदि मान लीजिए आप सोते टाइम पे मच्छरदानी का उपयोग करें, जिससे कि जो फ्लैवी यानी कि जो हमारी फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है वो आपको बाइट ना कर पाए या आप तक पहुँच ना पाए। एंड यदि मान लीजिए आप कूलर या वाटर टैंक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पानी को रोज क्या करें, बदलें। एंड जो आपका पीने का पानी है उसको ढक के रखें, हमेशा कवर करके रखें, क्योंकि क्या होता है, जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है ये क्या करती है, सलाइवा के सीक्रेट करती है। यदि ये सलाइवा आपके पीने के पानी में मिल जाता है, तो यदि आप वो पानी को पी लेते हो, तो आपको मोर चांसेस होते हैं कि आप डेंगू के इन्फेक्शन से आपको डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डेंगू का काउसिटिव एजेंट एंड डेंगू फीवर क्या है, एंड डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड, एंड डेंगू फीवर के सिम्टम्स, एंड डेंगू फीवर के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, इसके बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और यदि आपको डेंगू फीवर या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।